Good morning, student. How are you? I hope you are fine. Let us start our lesson 6. हम क्वेश्चन 7 ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं. क्वेश्चन में आंसर देखिए. क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड एज फॉलोज. अगर आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्रिपेयर करने हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज टेक ए वाटर इन ए बीकर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक बीकर लेना है. बीकर में आपको वाटर ऐड करना है और इस वाटर के अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. टेक ए बीकर. ये बीकर हमने ले लिया है. इस बीकर में हमने वाटर लिया. वाटर ऐड करने के बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इसमें आपको ऐड करना है. देन आफ्टर दैट हीट द वाटर. अब इसे आपको हीट कर देना है. किससे हीट करोगे. बर्न कर देंगे हम स्टोव वगैरह से. हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग. जब ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए देन यू ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर CuSO4 कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट पाउडर इसके अंदर ऐड करोगे. कंटिन्यू डालते रहना और उसे हिलाते रहना, मिक्स करते रहना वाटर के अंदर. एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल सैचुरेशन लेवल. और आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक उसके अंदर ऐड करते जाना है जब तक कि एक ऐसा लेवल ना आ जाए जब वो उसके अंदर मिक्स ना हो. सैचुरेशन पॉइंट का मीनिंग है कि एक पॉइंट पे आके आपका कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो उसके अंदर कॉपर सल्फेट मिक्स नहीं होगा. इसके बाद फिल्टर द सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेना है, छान लेना है. एंड लेफ्ट फॉर कूलिंग. और कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. यहाँ पे कूलिंग, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा. कूल कर देना है. लीव एंड डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. जब वो ठंडा होता है, कूल करते हो, तब आप उसे हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी. उसे स्टेबल पॉइंट पे रखेंगे. लास्ट पॉइंट में आपको देखना है वी कैन ऑब्जर्व द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर फ्यू आवर्स. कुछ घंटों के बाद जब आप उस बीकर को चेक करोगे तो चेक करने के बाद बॉटम में यानी कि बीकर के पैंदे में, जैसे हम बीकर बनाया उसमें अपने पानी डाला, सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको नज़र आएंगे. तो इस प्रकार आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्रिपेयर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग. एक्सप्लेन करना है आपको कि आप आयरन गेट्स जो होते हैं, लोहे के गेट जो होते हैं, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए क्या कर सकते हो. तो आयरन ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, हमें पेंट करेंगे. और पेंट क्यों करते हैं. पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो रस्ट से बचें और उन्हें ऑक्सीजन और वाटर दोनों का कांटेक्ट हट जाए. किसी भी ऑब्जेक्ट पे रस्ट कब लगता है आपको पता है. रस्टिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट तो एक वाटर होना चाहिए और सेकंड एयर. अगर ये 2 चीज़ें उनके पास हैं किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट में, अगर ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो रस्ट के लिए तैयार कर देता है. ब्राउन लेयर उस ऑब्जेक्ट पे लग जाती है, आयरन ऑब्जेक्ट पे. फिर हमें इसे बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं लोहे की गेट पे. और पेंट करेंगे तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो होता है ना आयरन से, वो
डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, और रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो केमिकल चेंज नहीं हो पाएगा, और ब्राउन कलर की जो लेयर बनती है आयरन ऑब्जेक्ट पे, वो रस्टिंग उन पे नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डेजर्ट। इसमें ये बता रहा है कि कोस्टल एरिया जो होते हैं, यानी समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा रस्टिंग लगती है आयरन ऑब्जेक्ट पे एज कंपेयर टू डेजर्ट। यानी कि रेगिस्तान की तुलना में समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र होता है, तटीय क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर ज़्यादा जंग लगता है आयरन ऑब्जेक्ट पे। ऐसा क्यों? इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जितने भी सीज एरियाज होता है, समुद्र के आसपास का एरिया जो होता है, वहाँ पर जो एयर होती है वो ह्यूमिड वाली होती है। और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर वाटर कितनी क्वांटिटी में है, कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी उस हवा में होता है, तो वो ह्यूमिडिटी होती है। तो एरिया जहाँ भी समुद्र का होगा, वहाँ पर जो एयर होगी वो एयर ड्राई नहीं होती। कैसे होती है? वो एयर जो होती है वो नमी वाली होती है, ह्यूमिडिटी वाली होती है, और उस एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर और प्लस एयर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, और दोनों कंडीशन मिलते ही आयरन ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? रस्टिंग आएगी। और कंपेयर करें डेजर्ट की, रेगिस्तान की बात करें, तो वहाँ की जो एयर होती है वो ड्राई एयर होती है, उस एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होती है। तो वाटर एब्सेंट होने के कारण ओनली ड्राई एयर होती है, तो वहाँ पर रस्टिंग नहीं आएगी एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में, द गैस वी यूज इन किचन इज कॉल्ड एलपीजी। जो गैस हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म है इसकी, ये आपको ध्यान में रखनी है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फुल फॉर्म क्या होती है एलपीजी की? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस गैस का इस्तेमाल हम किचन में करते हैं खाना पकाने के लिए। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में होती है। व्हेन इट कम आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकेम गैस। जब ये सिलेंडर से बाहर रिलीज होती है, निकलती है, आउट होती है, तब ये गैस के फॉर्म में होती है। यानी सिलेंडर के अंदर है तब तो ये लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे ही ये बाहर आती है तो ये गैस के फॉर्म में चेंज ए। ये एक स्टेटमेंट हो गई है। जो गैस हम किचन में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी, वो लिक्विड पेट्रोलियम पर नाम गैस है उसका, और जब हम यूज़ करते हैं तो ये गैस के रूप में आउट होती है। स्टेटमेंट ए, चेंज ए। देन इट बर्न, जैसे ही हम इसे बर्न करते हैं, चेंज बी। कौन सा चेंज हो गया बेटा? बी वाला। द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दिस चेंज, चूज द करेक्ट वंस। अब इन्होंने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से सुनने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें राइट है। फर्स्ट, प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। क्या जो गैस हमने यूज़ करी एलपीजी, जैसे ही सिलेंडर से आउट हुई है, तो क्या वो केमिकल चेंज है? भाई हमने यूज़ करने के लिए सिर्फ उसको ऑन किया है, वो सिर्फ हमारे गैस स्टोव से बाहर निकली है, अभी कुछ उसमें नहीं बना है, तो वो चेंज क्या केमिकल चेंज होगा? कि वो केमिकल चेंज नहीं होगा। तो प्रोसेस ए जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी, इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज। सेकंड ऑप्शन में, जब हमने उसे बर्न किया, लाइटर से आप गैस को जलाते हो, तो बर्न करते हो, वो चिंगारी जो निकलती है उससे वो गैस जो है फायर को कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है, तो वो क्या केमिकल चेंज होगा? अब देखिए बेटा, फर्स्ट गैस रिलीज हुई है, आउट हुई है, सेकंड में जैसे उसने बर्न करना शुरू किया, जलना स्टार्ट किया, तो न्यू प्रोडक्ट बन गई है फ्लेम, हीट प्रोड्यूस हो रही है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, तो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? न्यू प्रोडक्ट जब भी बनेंगे तो वो केमिकल चेंज में ही बनते हैं, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगी, यहाँ पर ये केमिकल चेंज होगा। थर्ड और फोर्थ तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोसेस ए जो है वो केमिकल चेंज नहीं है, तो ये कह रहा है कि ए और बी दोनों केमिकल चेंज है, तो नहीं, तो रॉन्ग आंसर है। और फोर्थ में ये मना कर रहा है कि दोनों ही नहीं है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो सही है, बी वाली। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको स्टेटमेंट जो बी वाली है वो केमिकल चेंज है, ये राइट होगी। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 12 है,
ये भी सेम 11 की तरह ही है, सिर्फ इसने चेंज कर दिए हैं प्रोसेस को। एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस चेंज द चेंज ए। ये कह रहा है कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नए प्रोडक्ट में, बायोगैस बना देते हैं। कुछ नई नई चीज़ें वो रिलीज मतलब बना डाइजेस्ट करके खा के उन्हें कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। द बायोगैस इज देन बर्नड। बायोगैस जो होती है वो जैसे ही बर्न होना शुरू होती है एज ए फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में बायोगैस जो होती है उसका इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं। वो चेंज बी कह रहा है। अब दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी राइट है? चेंज ए जिसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने बायोगैस प्रोड्यूस की, चेंज बी जिसमें हमने बायोगैस का यूज़ फ्यूल में करा, ईंधन में करा, अपना खाना पकाने में किचन में इस्तेमाल कर लिया इसको। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट राइट है। प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेंज। क्या ए केमिकल चेंज है? तो यहाँ नया प्रोडक्ट बन रहा है ना बेटा, बायोगैस। एनाएरोबिक बैक्टीरिया कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को खा के डाइजेस्ट करके बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज़ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट इज फाउंड, बायोगैस इज न्यू प्रोडक्ट, तो इट इज़ ए केमिकल चेंज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। बी में हमने बायोगैस का इस्तेमाल करा, बर्न कर दिया। फर्स्ट में भी 11th क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था, बर्न करते हैं तो नया प्रोडक्ट बनेगा, हीट बन रही है, फ्लैम बन रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इट इज़ ए केमिकल चेंज। तो ये भी केमिकल चेंज कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारी दोनों स्टेटमेंट राइट है, इसमें ए भी राइट है और बी भी राइट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन थर्ड जो है वो ट्रू हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर केमिकल चेंज, दोनों ही केमिकल चेंज है। आपको बेटा इस लेसन के 6 के मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर से पूछ लेना, इन्हें अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना। थैंक यू।